सेल का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े तो वो जो सेल स्ट्रक्चर था वो कौन दिया था, सिंगर निकल्सन। थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं, ठीक है। उसको हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। और हम लोग उसमें देखे क्या क्या कंपोनेंट मेनली प्रेजेंट है, तो लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन तीन तरह का होता है, इंटीग्रल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक भी उसको बोला गया है। तो हाँ, पहला जो प्रोटीन है वो टनल प्रोटीन है। टनल प्रोटीन जो है डायरेक्टली बाहर के इन्वायरमेंट से अंदर का जो पार्ट था उससे कनेक्टेड है। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि ये हमारा अगर सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, तो ये जो है ये टनल प्रोटीन हो जाता है। और अगर सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे होगा तो हम लोग उसको एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल बोल सकते हैं। और अगर बीच में होगा तो उसको हम लोग इंटीग्रल या इंट्रिंसिक बोलते हैं। सबका फंक्शन बताए थे। आज जो है हम लोग जिस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं उसी के हिसाब से, क्योंकि फंक्शन जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो प्रोटीन पे ही सारा डिपेंडिंग है, ठीक है। देखो, सबसे फर्स्ट में सेल मेम्ब्रेन का एक प्रॉपर्टी होता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो उसको ध्यान रखना कि जो सरफेस पे प्रोटीन होता है ना, वो प्रोटीन वो फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड उसको करता है। ऐसे मेनली हम क्या बताए थे कि अगर अगर सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन की बात करें तो उसका मेन फंक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो चीज ट्रांसपोर्ट होना है वन सेल टू नेक्स्ट सेल, वो कैसे जाएगा, या बाहर अगर है आउटसाइड में है अंदर कैसे आएगा, या अंदर में जो मॉलिक्यूल है उसको बाहर जाना है तो कैसे जाएगा। तो हम लोग यहाँ डायरेक्टली मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है उसमें 4-5 प्रोसेस है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। उसी से सारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसी के थ्रू सारा मॉलिक्यूल को मूव कराने का काम करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है पैसिव प्रोसेस, ठीक है। हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या देखते हैं, आई मीन पैसिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट एक तरह का डिफ्यूजन है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं। और डिफ्यूजन का डिफिनेशन क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बिना किसी कारण से, बिना किसी एनर्जी के, बिना किसी के भी हेल्प से वो मूव करा जाएगा। बट वहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट मान लिया जाए कि ये एक सिस्टम है, ठीक है। इसके बीच में लोग मान लो सेल मेम्ब्रेन डाल देते हैं, या फिर ये दो सेल की मान लो, एक ये सेल हो गया, एक दूसरा सेल ये होगा। सपोज दैट मान लो यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल है और यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल है। तो अगर वन सेल से सेकेंड सेल में कोई जा रहा है और वो सिंपल प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस से चला गया, डिफ्यूजन से, और वो डिफ्यूजन में क्या बोलता है कि कंसंट्रेशन हाई से लो जा रहा है, इसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। यही जो है सेल का, आई मीन सेल मेम्ब्रेन का पैसिव ट्रांसपोर्ट कहला जाता है। मतलब डिफ्यूजन से हो गया, ठीक है। दूसरा जो मैकेनिज्म है वो है न्यूट्रल सॉल्यूट्स, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूट्स एंड लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। देखो, हम बताए कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर कंसंट्रेशन के बिहाफ पे वो मूव करता है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। सेकंड जो हम बता रहे हैं वो है न्यूट्रल सॉल्युबल, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं फैट। फैट जो मूव करता है वो भी डिफ्यूजन के ही थ्रू करेगा, समझो इसको, लिखना बाद में, डिफ्यूजन के ही तरह करेगा, ठीक है। जैसे हम बताए कि न्यूट्रल सॉल्यूट, सॉरी सॉल्यूबल लिख दिया, न्यूट्रल सॉल्यूट, ठीक है। या फिर हम लोग बोलते हैं फैट मॉलिक्यूल। ये जो मूव करता है ये भी डिफ्यूजन के ही मतलब बेसिस पे काम करता है, ये भी कंसंट्रेशन के हिसाब से काम करता है। उसके बाद तीसरा जो है वो है चैनल ट्रांसपोर्ट। क्या है? चैनल ट्रांसपोर्ट। देखो, एक चीज ध्यान रखना कि चैनल ट्रांसपोर्ट जो है मैकेनिज्म किस बेसिस पे काम करेगा, तो वो तो जब वाटर के साथ मिनरल्स या फिर आयंस को लेके जाना है एक जगह से दूसरे जगह, तो वहां पे एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जिसको हम बोले थे टनल प्रोटीन। क्या बोले थे? टनल प्रोटीन। तो टनल प्रोटीन कहीं ना कहीं ये चैनल ट्रांसपोर्ट का काम करता है। एक और चीज बता देते हैं, क्योंकि चैनल प्रोटीन, सॉरी, टनल प्रोटीन का बहुत ज्यादा वर्क हो जाता है, जैसे डिफ्यूजन वगैरह में टनल प्रोटीन ही काम आएगा। मतलब ये एक तरह का गेट की तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ एक दरवाजा लगा हुआ है, जो जो आ सकता है वो आराम से आ जाओ, बाकी बात जो नहीं आ पाएगा उसके लिए अलग अलग मैकेनिज्म है। तो
जो आराम से आ रहा है वो टनल गेट के ही थ्रू आएगा या टनल प्रोटीन के ही थ्रू आएगा जो चैनल गेट बनाता है। और अगर वाटर के साथ आयन अगर मूव हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं चैनल ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? चैनल ट्रांसपोर्ट। और अगर सिर्फ और सिर्फ आयन का बात करते हैं तो ध्यान देना कि आयन जो होता है वो कभी भी वाटर में डिसॉल्व स्टेट में नहीं होता है। वाटर में वो डिसॉल्व स्टेट में नहीं होता है। अब ये जो आयंस की बात कर रहे हैं तो आयंस में ध्यान रखना कि आयंस जो होता है ना वो चार्ज कुछ कंटेन करता है, जैसे सोडियम है, पोटासियम है, या जो भी मॉलिक्यूल है वो मूव कराना है तो उसके लिए स्पेशल गेट होता है। स्पेशल एक तरह का चैनल या गेट हम बोल सकते हैं जो कि टनल प्रोटीन ही उसको प्रोवाइड करता है। देखो टनल प्रोटीन दो काम कर रहा है। एक काम कर रहा है वाटर और आयन के साथ भेज दे रहा है, मान लो वाटर भी है आयन भी है दोनों भी चला गया तो उसको चैनल प्रोटीन बोल दिए, जो कि टनल प्रोटीन ही करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सिर्फ आयन जा रहा है तो उसके लिए आयन के लिए एक स्पेशल दरवाजा, जिसने बोलते कि वीआईपी वीवीआईपी है उसको अलग दरवाजा से लेके जाएगा, तो वही है हमारा आयन। वो एक उसके लिए स्पेशल दरवाजा है, वो जाए उसी से जाएगा और वो किसी से नहीं जा सकता है। ठीक है, वो हो जाता है तुम्हारा आयन गेट। एक होता है फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, मतलब कि उसमें भी जो है स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जो एज ए कैरियर काम करता है। कैरियर कहने का मतलब है कि मान लो ये प्रोटीन है, ठीक है, और ये कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो इसके साथ बाइंड कर गया। मान लो कोई एबीसीडी मॉलिक्यूल, मान लो ए एक मॉलिक्यूल है, अगर ये प्रोटीन के साथ बाइंड करके फिर मूव करेगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करेगा, तो इसी को बोलते हैं फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। मतलब एक तरह का वो फैसिलिटी प्रोवाइड किया, और वो फैसिलिटी कौन दे रहा है? एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन। देखो सब यहाँ प्रोटीन का ही सारा फंक्शन दिख रहा है, और कहीं ना कहीं टनल प्रोटीन जो होता है वो मेन इंपॉर्टेंट मतलब प्रोटीन कहला जाता है, क्योंकि डिफ्यूजन भी वही कराएगा, पैसिव भी उसी को बोल रहे हैं, न्यूट्रल सॉल्यूट भी उसी को बोल रहे हैं। चैनल में देखना होता है वाटर, और अगर आयन गया तो हो जाएगा। आयंस के लिए, हाँ आयंस के लिए स्पेशल टाइप का प्रोटीन है। हर एक आयंस के लिए कोई, हर एक स्पेसिफिक आयन के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन है जो कि उसको गेट बना के देता है। आयन गेट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक गेट भी बोलते हैं, इस तरह वो उसको प्रोवाइड करता है तभी वो हो जाएगा। लेकिन फैसिलिटेट में एक तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो भी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? तो प्रोटीन ही प्रोवाइड करता है। प्रोटीन ही प्रोवाइड करता है एक तरह का कैरियर की काम। अच्छा, कभी कभी फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट में क्या होता है ना कि कुछ एंजाइम्स में कन्वर्ट होकर उसको लेके जाएगा, बट हमेशा याद रखना कि फैसिलिटेट में आई मीन फैसिलिटी को प्रोवाइड करने का काम गेट में, मतलब बोलते हैं ना कि मान लो कोई गेट है उसके लिए दरवाजा बंद है, तो भाई वहां पे जो खड़ा है वो वॉचमैन खड़ा है वही उसको अलाउ किया, वही उसको फैसिलिटी दिया। तो जो वॉचमैन का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो भी प्रोटीन ही कर रहा है, जो उसको उसके साथ बाइंड करके उसको भेज देगा। अब एक लास्ट बचता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, मतलब अगर देखा जाए, क्योंकि मिनरल्स है या फिर आयंस है या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो भी मॉलिक्यूल है जो चार्ज के फॉर्म में रहता है जिसको हम लोग आयन बोलते हैं, उसको अगर भेजना है एक जगह से दूसरे जगह या फिर उसको बाहर से अंदर सेल के अंदर लाना है, तो हमेशा ध्यान रखना उस चीज के लिए दो तीन चीज काम करता है। एक पहला एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे ही दिमाग में आएगा ध्यान रखना कि वहां पे एनर्जी का काम होगा। जब तक एनर्जी ब्रेक नहीं होगा या फिर बोल सकते हैं एनर्जी टूटेगा नहीं या फिर बोल सकते हैं एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगा, तब तक वो मॉलिक्यूल नहीं जा पाएगा। तो जिस ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूज होता है वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो हम लोग देखो चार पांच चीज पढ़े। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो कि डिफ्यूजन ही है, न्यूट्रल सॉल्यूट्स फैट मॉलिक्यूल वो भी डिफ्यूजन ही एक तरह से, चैनल गेट वाटर एंड आयंस वो भी एक प्रोटीन है हम लोग जाने। आयन जो होता है वो स्पेशल टाइप का प्रोटीन है, मतलब आयन बहुत ही ज्यादा वीवीआई मॉलिक्यूल हो जाता है जो उसको स्पेशल टाइप का ही हमेशा चाहिए और उसी के थ्रू जाएगा, वो प्रोटीन ही प्रोवाइड कराता है जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। और एक लास्ट फैसिलिटेट, तो फैसिलिटेट में क्या था कि प्रोटीन के साथ में बाइंड होकर वो मॉलिक्यूल को चल जाएगा। अब एक आता है एक्टिव, जो लास्ट में पढ़े एक्टिव। एक्टिव के केस में क्या होता है कि वहां पे एनर्जी का यूजिंग होगा। जैसे नर्व सेल में हम बताए थे
तुम लोग जो भी मेरा क्लास किए हो, ठीक है ना, उसमें हम बताए थे ना कि देखो K प्लस और Na प्लस दोनों जो है वो एक दूसरे का एक्सचेंजिंग करता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी, विद द हेल्प ऑफ एटीपी, और वही एटीपी जो है वो एक तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे क्योंकि ह्यूमन का जो नर्व सेल है, जो स्टिमुलस आता है वो रिसीव करता है, वो फिर आगे बढ़ाता है, कंडक्ट करता है, भेजता है, जो भी मैकेनिज्म होता है नॉर्मली अगर नर्व सेल की बात करें, ह्यूमन में नर्व सेल की बात करें, तो वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि वहां पे केमिकल को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो एनर्जी का यूज होता है, और जहां एनर्जी का यूज हुआ वहां पे क्या काम करेगा, सॉरी जहां पे एनर्जी यूज हुआ उसी ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यही मेन चीज है। और अगर हम प्लांट के केस में सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन देखें तो हम लोग को सबसे ज्यादा जो है वो ऑस्मोसिस के बारे में देखना होगा। तो ऑस्मोसिस का भी हम लोग पढ़ेंगे, डिफ्यूजन भी पढ़ेंगे, बट वो हम लोग को प्लांट वाटर रिलेशन में है, तो वहां पे हम लोग को हेल्प आएगा। सेल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस भी करता है, और ऑस्मोसिस में हम लोग ये देखते हैं कि परमेबिलिटी प्रोवाइड है कि नहीं है, क्योंकि ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में यही डिफरेंस है। ऑस्मोसिस में भी कंसंट्रेशन चाहिए, डिफ्यूजन में भी कंसंट्रेशन चाहिए, लेकिन अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो ऑस्मोसिस वहीं पे होगा जहां पे परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अगर परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है वहां पे ऑस्मोसिस नहीं हो सकता है। ये तुम लोग पढ़े होगे 9th एंड 10th, 9th में ही था सेल में कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उसको परमिबिलिटी प्रोवाइड कराना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में कुछ भी अपने मन से आएगा, कुछ भी अपने मन से निकल जाएगा, ठीक है। ये चीज भी है, तो सेल मेम्ब्रेन का ये भी काम है। ये तो मेन फंक्शन का मूवमेंट। अब हम लोग का नेक्स्ट जो है, इसी में सेल मेम्ब्रेन का अगर फंक्शन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन बहुत कुछ मॉडिफिकेशन भी है, जैसे माइक्रोविली, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है, कुछ कुछ एग्जांपल तुम्हारे सामने रखते हैं, ठीक है, जिससे पता चलेगा कि हाँ ये मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ही है। हाँ, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में जैसे हो जाता है मेसोसोम। मेसोसोम याद करो किसमें है, मेसोसोम पढ़ाए थे बैक्टीरिया के केस में, सेल मेम्ब्रेन है, हाँ उसी के साथ वो अटैच होता है मेसोसोम। मेसोसोम है, डेस्मोसोम है, प्लाज्मोडेस्माटा है, माइक्रोविली है, ये सब जो भी पार्ट है एक तरह का सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन ही है, वो सेकेंडरी चीज है। बट प्राइमरी हमेशा ध्यान रखना, इस सेल मेम्ब्रेन का जो काम होता है वो एक तो फ्लेक्सिबिलिटी देके शेप एंड साइज देगा, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हम लोग इतना सारा प्रोसेस पढ़े, तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, डिफ्यूजन या फिर पैसिव बोल सकते हो, न्यूट्रल सॉल्यूट्स जिसमें फैट का मॉलिक्यूल, चैनल गेट, चैनल गेट में वाटर एंड आयंस, आयन गेट जो कि सिर्फ आयंस, फैसिलिटेट मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन या कैरियर वगैरह बोल सकता है, और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब जिस ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूज होगा वो होगा तुम्हारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आया? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, किसी को पूछना नहीं समझ में आया तो, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट आज हमको नया दिख रहा है। सो अगर कुछ प्रॉब्लम है, और जो न्यू स्टूडेंट है उसके लिए हम एक चीज बताना चाहेंगे, इसके पहले जो 2 क्लास हो चुका है, तो पहला क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे, ठीक है, और दूसरा क्लास में हम लोग सेल मेम्ब्रेन आई मीन सेल कंपोनेंट स्टार्ट किए थे, तो उसमें हम लोग साइटोप्लाज्म थोड़ा सा पढ़े थे, साइटोप्लाज्म क्या होता है। न्यूक्लियस अभी हम लोग नहीं पढ़े क्योंकि न्यूक्लियस लास्ट में पढ़ेंगे, और सेल मेम्ब्रेन के बारे में उसका स्ट्रक्चर वगैरह पढ़े थे, तो ज्यादा दूर नहीं गए हम लोग। और आज जो है वो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन हम लोग पढ़े। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। तो घबराने वाला कोई बात नहीं है, बट थोड़ा सा टॉपिक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वगैरह वो प्रीवियस का वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी बात सर, हाँ सर सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है? सेमी परमिएबल का मतलब जो होता है ना, देखो सॉल्यूट सॉल्वेंट समझते हो? यस सर। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूट जो पूरा पानी में सर घुल जाता है सर। और सॉल्वेंट का मतलब पानी, मतलब अगर चीनी और पानी का एग्जांपल ले तो चीनी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में सॉल्यूट का मूवमेंट जो होता है वो मेंटेन होता है। देखो सपोज दैट मान लिया जाए ये वाला एक सेमी परमिएबल है, और मेरे पास 2 टाइप का मॉलिक्यूल है, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। तो सोचो इसके पास गेट रहेगा, लेकिन सेमी में क्या होगा, छोटा मॉलिक्यूल तुरंत मूव कर जाएगा, छोटा मॉलिक्यूल क्या करेगा, तुरंत मूव कर जाएगा, समझ में? अच्छा वो मूव करेगा
वही सेमी। और सेलेक्टिव में क्या होता है, देखो अब ये मूव कर गया, ऐसा नहीं कि बड़ा वाला मॉलिक्यूल नहीं जा पाएगा, वो भी जाएगा, लेकिन वहां ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको ले जाने के लिए फिर वही हम लोग को कैरियर प्रोटीन का जरूरत पड़ सकता है, इंजाइम का जरूरत पड़ सकता है, ठीक है, फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब कोई ना कोई मैकेनिज्म चाहिए। तो सेमी में जो छोटा मॉलिक्यूल है वो तुरंत चला जाएगा, लेकिन उसी में अगर सेमी में ही बात करेंगे, जो बड़ा मॉलिक्यूल ले जाने के लिए वही कैरियर वगैरह जो यूज कर रहा है। और अगर हम बात करें सेलेक्टिव के लिए, तो सेलेक्टिव में बस सेलेक्टेड जो जरूरत है उसी के हिसाब से वो रिस्पॉन्स करता है। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे हम लोग एयर को लेते हैं, बहुत बार एग्जांपल तुम लोग जो भी बोले तो प्रीवियस क्लास वो भी किया होगा, उसको पता है कि ये जैसे हम लोग O2 रिच एयर को अंदर ले, मतलब सीधा हवा को जब अंदर लेते हैं बॉडी के अंदर में, तो लंग्स में जाता है, तो लंग्स में है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एक ऑर्गन की तरह काम करता है और उसमें सेल है। अब वो एल्वियोलाई डिसाइड करता है कि हमको ऑक्सीजन को ही सिर्फ भेजना और CO2 को ही सिर्फ लेना है, ठीक है। तो वो जो मैकेनिज्म है वो सिलेक्टिव परमिएबल है कि नहीं, सिलेक्टेड चीज को ही वो लेके गया, सिलेक्टेड चीज को ही वो लेके बाहर गया, जो जरूरत है गया, जो जरूरत नहीं है वो नहीं गया, वही बोलते हैं सिलेक्टिव। और सेमी में इस तरह का सॉल्यूट का कहीं ना कहीं साइज पे डिपेंड हो जाता है, उसके प्रेशर पे डिपेंड कर जाता है, उसके ग्रेडियंट पे डिपेंड कर जाता है, ठीक है। सॉल्यूट पोटेंशियल वगैरह भी हम लोग, ये चीज हम तुमको अच्छे से समझ आएगा कहाँ पे, तो प्लांट वाटर रिलेशन मतलब ऑस्मोसिस वहां पे पढ़ेंगे उसी टाइम, ठीक है, ये चीज। सर हाँ सर, और हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट हमको बता दीजिए ना हाँ, सर, फ्लूइड। हाइड्रोफोबिक जो होता है, फोबिया का मतलब क्या होता है? सर नहीं पता। ले, फोबिया का मतलब नहीं पता, छोटा सा चीज है, कोई बताओ जी फोबिया का मतलब क्या होगा? फियर। हाँ फियर, गुड। फोबिया का मतलब डर होता है, और क्या? तो हाइड्रो का मतलब क्या होगा? वाटर। तो हाइड्रोफोबिया अगर रीजन एरिया है तो वहां से वाटर हमेशा दूर भागेगा, है ना, तो वही लिखा है हाइड्रोफोबिक टेल। और हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग बोल सकते हो, वाटर अट्रैक्टिंग बोल सकते हो, मतलब उसको वो खींचेगा। इसलिए हेड जो है वो फिलिक पार्ट है, मतलब वो वाटर को लेगा, और फोबिक टेल जो है वो फोबिक है, वाटर को जैसे ही लेगा टेल के पास पहुंचेगा वो फिर आगे बढ़ा देगा। तो फोबिक का मतलब अवे फ्रॉम दैट पार्ट, और फिलिक का मतलब टुवर्ड्स फ्रॉम मतलब दैट पार्ट, ठीक है। जैसे हेड का बात बोले तो हेड के तरफ हाइड्रोफिलिक लिखे हैं तो हेड के तरफ वाटर आएगा, और हाइड्रोफोबिक में टेल के तरफ हाइड्रोफोबिक है तो टेल से वो वाटर पे दूर जाएगा, बस यही चीज है। तो सर किससे क्रॉस कर पाएगा सर? हाइड्रोफोबिक से सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करेगा। ये हमारा हो गया हेड और ये है टेल। वाटर अंदर आएगा, जैसे ही इसको यहाँ मिलेगा ना तो ये पीछे नहीं भागेगा, इसको आगे भागेगा। फिर आगे क्या मिलता है? टेल ही मिलता है, फिर हेड मिलता है, फिर टेल के पास आएगा, ये फिर आगे बढ़ाएगा। और वॉट हेड जो है वो कौन सा फिलिक पार्ट है, ये इसको एब्जॉर्ब करके ये बाहर भेज देगा। इस तरह से मैकेनिज्म होता है, ठीक है। यस सर। चलो और बताओ, और कुछ किसी को फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। फंक्शन में जो है 5-6 जो बताए उसमें कुछ दिक्कत है तो बताओ। और जो भी न्यू स्टूडेंट है बस एक प्रीवियस चैप्टर थोड़ा देख लेना, उसमें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। बाकी बाद आज का क्लास है, उसके पहले का क्लास जो है वो सिर्फ हम लोग साइंटिस्ट वगैरह पढ़े थे। तो वो मतलब चैप्टर को रीड करना, कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत बोलो, यहाँ तक दिक्कत है? नो सर। नो नहीं ना? सर। चलो ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज साइटोप्लाज्म का कंपोनेंट। तो हम लोग साइटोप्लाज्म का 2 कंपोनेंट पढ़े थे, एक साइटोसोल और एक सेल ऑर्गेनेल्स। तो साइटोसोल क्या होता है? तो जो जेली लाइक सब्सटेंसेस है सेल के अंदर में, वो है साइटोप्लाज्म। और उसी में सॉलिड पार्ट बोल सकते हो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इम्बेडेड पार्ट, क्योंकि इम्बेडेड का मतलब होता है धसा हुआ होना, उसमें प्रेजेंट होना। तो इम्बेडेड पार्ट जो है वो है सेल ऑर्गेनेल्स, और हम लोग आज सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में कुछ कुछ जान ले, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल्स है क्या? सेल ऑर्गेनेल्स तो ये एक ऐसा पार्ट है जो साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड है, और इसका काम होता है किसी ना किसी मॉलिक्यूल को फॉर्म करना, सिंथेसाइज करना, बहुत सारा चीजें, जैसे ग्लूकोज बनाना है, एटीपी बनाना है, ग्लूकोज को तोड़ना है,
प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन से एंजाइम बनाना है, प्रोटीन से हार्मोन बनाना है, ये सारा काम जो है ये सेल ऑर्गेनेल्स का है। ठीक है, सबसे पहला जो है, सबसे पहला एक वर्ड हम लोग लिखने जा रहे हैं, आई मीन सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में समझ लो। तो सबसे पहले जो है पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके साथ गोल्गी बॉडी या गोल्गी apparatus पढ़ेंगे। तीसरा है वैक्यूल, तीसरा क्या है वैक्यूल। चौथा क्या है लाइसोसोम, क्या है लाइसोसोम। पांचवा है प्लास्टिड्स, पांचवा है प्लास्टिड्स। और छठा क्या है, छठा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। सातवां हो जाएगा राइबोसोम, क्या हो जाएगा राइबोसोम। उसके बाद फिर आठवां हो जाएगा सेंट्रोसोम, क्या हो जाएगा सेंट्रोसोम। उसके बाद फिर है आठवां, नौवां हो जाएगा साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन। फिर 10वां हो जाएगा न्यूक्लियस। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे फ्लैजिला, क्या पढ़ेंगे फ्लैजिला। ठीक है, जो कि फ्लैजिला में हम लोग देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह। तो ये हमारा इतना हम लोग को डिस्कस करना है। अब देखो इसी के एक वर्ड है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या नाम है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एक सेकंड, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। देखो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहने का क्या मतलब है, ध्यान से समझना। ठीक है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहने का मतलब है, इससे क्वेश्चन आता है और हम वो बता देंगे एनसीईआरटी में कहा, वो पढ़ लेना। ठीक है, वो ध्यान में आ जाएगा। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहने का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा सेल ऑर्गेनल्स एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करता है। सपोज दैट मान लिया जाए ए कोई सेल ऑर्गेनल्स है, इससे कनेक्ट है बी, इससे कनेक्ट है सी और इससे कनेक्ट है डी। ठीक है, तो देखो इसमें चार सेल ऑर्गेनल्स एक साथ काम कर रहा है और ये कोई ना कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म में भी काम करता है। तो ऐसे सिस्टम को जो कोऑर्डिनेट बना के काम करता है, वैसे सिस्टम को बोलते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो अब तुम पूछोगे कि इतना सारा सेल ऑर्गेनल्स में कौन ऐसा सेल ऑर्गेनल्स जिसको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। तो ध्यान देना कि ये ऊपर वाला जो चार लिखे हैं इसको हम लोग बोलते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिलके काम करता है। अगर ईआर कुछ प्रोड्यूस किया है तो गोल्गी बॉडी उसको बनाएगा, और गोल्गी बॉडी से वैक्यूल एंड लाइसोसोम का ओरिजिन होता है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, ये चीज है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में तुमको ध्यान देना है, ठीक है, कि क्या क्या होता है, समझे। यस सर। ठीक है, तो तुम लोग सबसे पहला जो है सेल ऑर्गेनेल्स का जो पहला पॉइंट है, आई मीन एनसीईआरटी है तो सामने निकालो, जिसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ है बोल्ड लेटर से, उसके ऊपर का 4-5 लाइन पढ़ो, देखो वो दिख जाएगा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है सामने एनसीईआरटी। तो देख सकते हो कि जहां पे जिस पेज में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ है बोल्ड लेटर से ग्रीन लेटर में, उसके ऊपर का जो लाइन है उसमें पढ़ोगे तो तुमको दिख जाएगा कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, या इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स एक साथ वर्क करता है। हम बताएं ना, yes, है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी, ये दोनों मिलके काम करता है और वैक्यूल और लाइसोसोम को बनाने का काम करता है। लेकिन वैक्यूल का भी एक अलग अपना फंक्शन है प्लांट में, जो कि कोई नहीं करेगा, और लाइसोसोम का ही एक अलग फंक्शन है जो कि कोई काम नहीं करता। तो कहीं ना कहीं ये चारों एक दूसरे से कनेक्ट है, वैसे को बोलते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और हमको बता देते हैं कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, लिख देगा कि इनमें से कौन सा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, 3-4 में एक कोई मिसिंग रहेगा, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये मेडिकल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को समझ गए। ठीक है,
अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, ठीक है। उसको वहां पे अंडरलाइन कर लेना, वो ज्यादा सही रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो सबसे पहले है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है एक और फंक्शन करता है जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स बोल सकते हो जिसका काम है, एक बहुत अच्छा काम है, जिसका नाम है कि जिसका नाम है बायोमेम्ब्रेन जेनेसिस, ठीक है। बायोमेम्ब्रेन जेनेसिस, देखो ये चीज है, ध्यान देना। तो सबसे फर्स्ट में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। इसमें ये सब देखो, ये सब चैप्टर पूरा समझने वाला है, ठीक है। इसको इसे ध्यान समझना। सबसे पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसका काम आता है बायोमेम्ब्रेन जेनेसिस में। हम लोग ऐसा क्यों बोले बायोमेम्ब्रेन जेनेसिस, ठीक है। तो बायोमेम्ब्रेन कहने का मतलब है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसका जो मॉलिक्यूल है, जो प्रोटीन पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी लिपिड पढ़े, वो सब जो मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल कौन बनाता है, तो वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये इसी के फॉर्मेशन से बायोमेम्ब्रेन, वो जो मॉलिक्यूल है बनता है, और वही मॉलिक्यूल अल्टीमेटली सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसीलिए बोला जाता है बायोमेम्ब्रेन जेनेसिस। मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन, बायो का मतलब लिविंग, और जेनेसिस का मतलब होता है क्या, बनाना या सिंथेसाइजिंग करना, या फिर हम बोलते हैं फॉर्मेशन। तो बायो मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में जो मॉलिक्यूल या फिर जो फॉर्मेशन में जो हेल्प चाहिए, वो हेल्प कौन करने वाला है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि ईआर जो होता है वो उसके मॉलिक्यूल को बनाता है, और अगर ये नहीं बनाएगा तो मेम्ब्रेन में जो मॉलिक्यूल यूज होने वाला है वो बनेगा नहीं, और कभी भी मेम्ब्रेन अगर डैमेज हुआ या फॉर्मेशन होना है, वो काम आएगा नहीं, क्योंकि उसको मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। अब मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा तो मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा। सिंपल है। मान लिया जाए कोई भी मतलब ऑर्गेनिज्म है, सपोज दैट, उसको न्यूट्रिएंट नहीं देंगे तो क्या वो सर्वाइव करेगा, नहीं। उसी तरह सेल मेम्ब्रेन बनाना है तो मॉलिक्यूल देना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूल कौन देने वाला है, तो ईआर देने वाला है। इसको ध्यान रखना, ठीक है। बस यही चीज है। तो हम लोग सबसे पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे फर्स्ट में इसका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर इसका 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पे दिखा रहता है कि ये ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है, और ये कनेक्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन। देखो ये न्यूक्लियस है, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये हमारा सेल मेम्ब्रेन। यहाँ ध्यान देना कि सेल मेम्ब्रेन का एक तरफ बोल सकते हैं, एक छोर इधर से मिला हुआ और एक तरफ, ये इस तरह से ये अरेंजमेंट में होता है। और अगर इसका कंसिस्टिंग की बात करते हैं तो 3 पार्ट से कंसिस्ट करता है। एक को बोलते हैं सिस्टर्निया, दूसरे को बोलते हैं टिब्यूल्स, और तीसरे को बोलते हैं वेसिकल्स। तो टिब्यूल्स में कैसा स्ट्रक्चर जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर जाता है, ठीक है। सिस्टर्निया में किस तरह का जाएगा, इस तरह का जाता है, ठीक है। देखो सपोज दैट मान लिया जाए, एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, समझना। ये चीज है, और अगल बगल में इस तरह का। तो ये वाला जो पार्ट है सिस्टर्निया कहला जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये ट्यूब्यूल्स कहला जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये वेसिकल्स कहला जाता है, ठीक है। ये इन 3 पार्टों से कंसिस्ट होता है, ठीक है। अब देखो इसी में अगर इसी का स्ट्रक्चर का बात करें तो इसका स्ट्रक्चर में अगर एक जगह पे इस तरह का स्ट्रक्चर तुमको दिखे, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखे, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कोई बताओ, आंसर करो। राइबोसोम। इसको बोलते हैं RER। हाँ, क्योंकि ये राइबोसोम है, ये
राइबोसोम है तो इसको बोला गया है आरईआर, और जहां पे नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं एसईआर। क्या बोलते हैं? एसईआर। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि आरईआर और एसईआर क्या होता है। आई मीन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं आरईआर और एसईआर। एक और चीज है, तुमको कुछ कुछ वर्ड आएगा, जैसे बोला जाता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो कंपोनेंट से बना होता है, ल्यूमिनल, सॉरी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वो आएगा, अगर आ गया तो हम समझा देते हैं। ल्यूमिनल और एक होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो ध्यान रखना, ये जो पार्ट दिख रहा है अंदर का, ये पूरा अंदर का पार्ट को हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनल। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनल। और जो रेस्ट साइटोप्लाज्म है वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ऐसा हम लोग मतलब बुक्स में आएगा कि दो कंपोनेंट, क्योंकि तुम लोग को अभी तक हम ये नहीं बताए थे, ठीक है। तो कभी कभी किसी किसी बुक में अगर तुम पढ़ लोगे कि वो दो कंपोनेंट से बना है, लेकिन तुमको ये लगेगा कि नहीं सर नहीं पढ़ा है, तो ये ध्यान रखना कि ये बना इससे भी है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर का बात है, लेकिन ये इसका पोजीशन की बात होता है कि नहीं अंदर वाले पार्ट को ल्यूमिनल और रेस्ट जो साइटोप्लाज्म है उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोला जाता है, लेकिन बनाता है इसी चीज से, सिस्टर्निया, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। एक मिनट, एक सेकंड। ठीक, समझे? यही चीज होता है। अब जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात करते हैं तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट में डिवाइड किया, आरईआर एंड एसईआर। ठीक है, आरईआर एंड एसईआर। तो आरईआर और एसईआर होता क्या है? ठीक है, अब देखो, चलो थोड़ा सा हम ईआर लिखे और ये डिवाइड हो गया आरईआर और एसईआर में। आर स्टैंड फॉर रफ एंड एस स्टैंड फॉर स्मूथ। देखो, आर स्टैंड फॉर क्या लिखे? रफ, और एस स्टैंड फॉर स्मूथ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग कब बोले? तो जब जिस एरिया में राइबोसोम का प्रेजेंट है, आई मीन राइबोसोम प्रेजेंट है, उसको रफ एंडोप्लाज्मिक बोल रहे हैं, और जिसमें एब्सेंट है राइबोसोम उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि आरई और एसईआर तो टाइप है, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये मॉलिक्यूल्स को बनाता है, मेनली दो मॉलिक्यूल्स को बनाता है। एक को बोलते हैं हम लोग प्रोटीन और एक को बोलते हैं क्या? लिपिड। प्रोटीन क्यों बनाएगा यहाँ पे? क्योंकि ये राइबोसोम है। और लिपिड क्यों बनाएगा? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम नहीं है, इसलिए लिपिड बना लेगा। सिंपल है, राइबोसोम मतलब यहाँ पे प्रोटीन बनाना है। ठीक है, जैसे बोलते हैं आरईआर प्रोटीन क्यों बनाएगा? सिंपल है, राइबोसोम है तो राइबोसोम का कहीं भी रहेगा वो प्रोटीन ही बनाता है, ये चीज है। और एसईआर में अब देखो, यहाँ ध्यान देना होता क्या है इसमें, प्रोटीन और लिपिड बन तो गया, ये रॉ मटेरियल ऑफ सेल मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल है, मतलब ये भी रॉ में प्रेजेंट है, ये यूज कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रोटीन लिपिड भले बना देगा, लेकिन प्रोटीन लिपिड कभी भी सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? अभी हम जस्ट बताए कि ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, तो इसके साथ कनेक्ट कौन है? गोल्गी बॉडी। कौन कनेक्ट है? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी होता है। ठीक है, गोल्गी बॉडी में जाएगा और ये फिर अपने आप को कन्वर्ट करेगा, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, इस तरह के मॉलिक्यूल में वो कन्वर्ट करेगा। फिर वो अल्टीमेटली यूज आएगा कहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन के बनाने में, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन हम लोग अभी पढ़े कि सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट दो है, एक लिपिड बाइलेयर, एक प्रोटीन। तो ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में यूज होता है। ठीक है, चलो पहले इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट करो, फिर हम गोल्गी बॉडी भी पढ़ाएंगे। ठीक है, बट कनेक्शन इसी से, यही दोनों फिर जाएगा, इसको पहले नोट करो। सर, हाँ बोलो। इसी को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं ना? तो हम क्या बताए स्टार्टिंग में? हाँ सर, मतलब वही सर। कहाँ ध्यान है तुम्हारा बच्चा? तुमको तो ये सब आना चाहिए, तुम तो पढ़ी है, पढ़ाएंगे सब। हैं? सर
आता है ना, बस ये वाला पार्ट नहीं पढ़ाए थे ना, बाकी तो सब पढ़ाए थे तुमको। चलो कोई बात नहीं, ठीक ठीक है, सब पढ़ा है। हाँ तो किसी को कुछ इसमें पूछना है तो पूछ सकते हो। शिक्षा, शिक्षा Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। और एक कौन, स्वीटी, स्वीटी Yes, sir. समझ में आ रहा है स्वीटी? Yes, sir. आ रहा है। तुम्हारा शायद पहला क्लास है ना? Yes, sir. तो हम जो बताया उसको ध्यान रखना, प्रीवियस थोड़ा वीडियो देख लेना, ठीक है? पिछले क्लास का बस देख लोगे ना तो ये सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी 3 ही क्लास हुआ था, ठीक है? Okay, sir. देख लेना, फिर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्लास छूट गया तो डिस्कस नहीं करेंगे, करेंगे जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ठीक है? तो जो डाउट होगा एकदम खत्म करना है, इसको नोट कर लो। अच्छा इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी नोट करना बाद में, स्क्रीनशॉट लो फटाक से। या जो वर्ड्स नहीं समझ में आता वो पूछ सकते हो, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेके अगर जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या लिखे हैं सर, तो वो बता देंगे। जैसे छोटा छोटा वर्ड में सिस्टर्निया लिखे हैं, टिब्यूल्स लिखे हैं, वेसिकल्स लिखे हैं, तो यही चीज है, ठीक है? हो गया? हाँ ठीक है, मिटाएं, इरेज कर रहे हैं? यस सर। ओके तो हाँ ये देखो, ये हो गया तुम्हारा रफ इंटरप्लानेटरी का। देखो प्रोटीन का बहुत सारा काम है, लेकिन प्रोटीन का जो मैकेनिज्म है, या फिर बोल सकते हैं प्रोटीन जो चीज भी कन्वर्सन करेगा या जो चीज बनाएगा, अभी हम क्या बताएं, वो सब चला जाएगा गोल्गी बॉडी में, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज क्या है समझना है तुमको आराम से। सबसे पहले गोल्गी बॉडी का भी अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो वो भी सिस्टर्निया ही होता है, ये सिस्टर्निया ही है। हम 3 बना रहे हैं, ज्यादा नहीं बनाएंगे, ठीक है? सिस्टर्निया ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर्निया बोला गया है, ठीक है? दूसरा बोला गया है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस फेस को बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फेस। और इसी को बोलते हैं सिस फेस। क्या बोलते हैं? सिस फेस। ये वाला फेस को बोलते हैं ट्रांस फेस, और दूसरा होता है मैच्योरिंग फेस, ठीक है? और इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव फेस, कॉनकेव भी बोला जाता है, और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है? क्योंकि देख लो लेंस का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर में हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं, और इधर वाले को कॉनकेव, वही चीज हम वहां पे लिखे हैं, ठीक है? देखो इसका नाम से ये भी जो है सिस्टर्निया बनाएगा, टिब्यूल्स उसमें भी होगा, वेसिकल्स इसमें भी फॉर्म कर जाएगा। वेसिकल्स क्यों फॉर्म करता है वो अभी हम लोग जानेंगे। सबसे फर्स्ट में इसका जो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं गोल्गी बॉडी। क्या बोलेंगे? गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सब एक ही चीज ठीक है थोड़ा मोड़ा अलग अलग नाम दिया है, बट अभी फिलहाल समझो एक ही है। अब देखो सबसे पहले इसको जो इस साइंटिस्ट का जो खोजा था वो कैमलियो गोल्गी है, कैमलियो गोल्गी, ठीक है? इसको ध्यान रखना। और ये बोला था कि ये जो बनता है ये ब्रांचिंग ऑफ या बंचिंग ऑफ सिस्टर्निया से बनेगा, जो कि ये है एक के साथ एक पैरेलल वे में प्रेजेंट होता है। ये हम जो है इसका डायरेक्शन बताए हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, फॉर्मिंग, मैच्योर, सीस एंड ट्रांसफेस, ठीक है? होता क्या है जैसे बता देखो, इसका नाम भी है, इसके फंक्शन के साथ इसका नाम भी दिया गया, क्या क्या है समझना। देखो सबसे फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि मतलब सही है ना? क्या, किसका? सिस्टर्निया क्या होता है? सिस्टर्निया, देखो ये स्ट्रक्चर है ना, इसी को बोला गया सिस्टर्निया, ठीक है? हम एक सिंगल बना देते हैं, ये जो हम बनाए ना, ये स्ट्रक्चर एक ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इलोंगेटेड, इसी का नाम दिया गया सिस्टर्निया, और ये पैरेलल बंचिंग में है, इसलिए इसको हम लोग है ये सिस्टर्निया ही, बट बोलते हैं बंचिंग ऑफ सिस्टर्निया, जो कि गोल्गी एपरेटस कहलाता है। समझ में आया? ट्यूब्यूल्स? क्या टिब्यूल्स? टिब्यूल्स इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, एक्चुअली इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा कहीं कहीं पे,
इस तरह का होता है टिब्यूल्स। ये फ्लैटेंड होता है, इसको ध्यान रखना, फ्लैटेंड टिब्यूल बोलते हैं इसको। बट इसमें जो है सिस्टर्निया और वेसिकल्स जो है हम लोग को क्लियरली दिखता है, ठीक है। एक्चुअली इसी के साथ ट्यूब के साथ ही ये इस तरह से कनेक्ट होता है, इसीलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं। तो वेसिकल्स और ये सिस्टर्निया क्लियरली दिखता है। अब देखो यहाँ पे हम जैसे बता रहे थे कि गोल्गी बॉडी करेगा क्या, तो अभी हम बताए कि प्रोटीन बना लिया ईआर, लिपिड बना दिया ईआर, ये दोनों चला जाएगा यहाँ पे, मतलब ये दोनों चला गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये दोनों जब गया तो जाने के बाद यहाँ पे इसका कन्वर्सन स्टार्ट, अंदर में जब कन्वर्सन स्टार्ट होगा और जब मेच्योर फेज से निकलेगा तो क्या क्या निकलेगा देखो। प्रोटीन है तो ये लाइसोसोम को बनाएगा। लाइसोसोम क्यों बताए, क्यों बोले, तो लाइसोसोम जो होता है वो क्या है, डाइजेस्टिव बैग। डाइजेस्टिव बैग क्यों बोले, क्योंकि ये कंटेन क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। और एंजाइम कौन सा प्रॉपर्टी है, तो प्रोटीन प्रॉपर्टी है। प्रोटीन आई मीन बोलते हैं ना कि एंजाइम इज अ मेड ऑफ प्रोटीन, या हम लोग बोल सकते हैं ऑल एंजाइम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन, मतलब जितना भी एंजाइम है सब किससे बना है, प्रोटीन से बना है। तो प्रोटीन उसको कहाँ से मिल रहा है, ईआर भेजा, यहाँ पे जब भेजा तो एक तो सबसे पहले डाइजेस्टिव बैग जो ये जो वेसिकल्स का फॉर्म लेता है ना, इसी को ना हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। क्योंकि लाइसोसोम इसलिए क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन है, और डाइजेस्टिव एंजाइम कौन बना रहा है, तो प्रोटीन बना रहा है, तो इसलिए पहला लाइसोसोम बना दिया। प्रोटीन का कन्वर्सन को ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया, ठीक है। लिपिड का कन्वर्सन को लिपिड ग्लाइकोलिपिड बना दिया, ग्लाइकोलिपिड बना गया, ठीक है, लाइसोसोम। और साथ में जो है पार्ट वो है वैक्यूल। वैक्यूल भी यही लोग बनाता है, मतलब लिपिड है, प्रोटीन है, और सब मॉलिक्यूल इसमें जाएगा ही। और ये जाके फिर एक वेसिकल्स, क्योंकि वैक्यूल भी जो होता है ये इस तरह का स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारा जो है फ्लूइड प्रेजेंट है, और जो फ्लूइड बहुत सारा मतलब उसमें जो फ्लूइड है उसमें बहुत सारा डिसॉल्व स्टेट में न्यूट्रिएंट होता है। ध्यान सुना, वैक्यूल एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो सैप कंटेन करता है। चलो यहीं पे हम पढ़ा देते हैं, सैप कंटेन करता है। अब ये सैप हम किसको बोलेंगे, तो सैप मतलब एक ऐसा फॉर्म है लिक्विड का जिसमें न्यूट्रिएंट जो होता है वो डिसॉल्व स्टेट में प्रेजेंट है, और ये ज्यादातर प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लांट सेल को वैक्यूल का बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर मान लिया जाए कंडीशन अलग आ गया, हार्श कंडीशन आ गया, उसमें न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिल पाया प्लांट सेल को, तो वैक्यूल ही अपना निकाल के उसको दे देता है। दूसरा चीज, अगर वेस्ट प्रोडक्ट है तो वेस्ट प्रोडक्ट को भी कंज्यूम करने का वैक्यूल का होता है। तो लाइसोसोम एंड वैक्यूल का मेनली बनाने का काम किसका है, गोल्गी बॉडी। तो ये भी जान लो कि प्रिकर्सर ऑफ लाइसोसोम एंड प्रिकर्सर ऑफ वैक्यूल कौन, गोल्गी बॉडी होता है, ठीक है। यही चीज है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ना। बट अभी जो है गोल्गी बॉडी में हम लोग क्या जान रहे हैं कि ये क्या क्या फॉर्म कर सकता है। तो हम लोग सिंपल है, ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट किया, बना दिया। लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट किया, बना दिया। उसके बाद फिर वैक्यूल बना दिया, लाइसोसोम बना दिया। लाइसोसोम एंड वैक्यूल एज अ सेल ऑर्गेनेल की अलग काम करता है, लेकिन ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन क्या करेगा, तो सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में यही दो मॉलिक्यूल वहां काम आ जाता है। उसके अलावा सिर्फ वो डाइजेस्टिव एंजाइम ही नहीं बनाता है, बहुत तरह का एंजाइम बनाता है जो सेल में एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस लिपिड है तो वो हार्मोन बना सकता है। लिपिड कंटेंट आई मीन लिपिड मॉलिक्यूल जो है वो बहुत कुछ बनाता है, जैसे स्टेरॉइड्स है, हार्मोन्स वगैरह है, वो सब कौन बनाएगा, लिपिड। और वो सारा फॉर्मेशन जो है सारा गोल्गी बॉडी में होता है। तो देखो, अब ये बना तो लिया, लेकिन क्या ये यूज कर पाएगा, नहीं, ये यूज करवाएगा कहीं भेज के। तो सपोज दैट मान लिया जाए, हम लोग सिंपल सेल मेम्ब्रेन का ही बात कर रहे हैं, सपोज दैट मान लिया जाए ये ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन बन गया और सेल मेम्ब्रेन भी यहाँ पे है, बट सेल मेम्ब्रेन अभी ठीक ठाक है, ठीक है, उसको कोई तरह का जरूरत नहीं है ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन का, या जो भी मॉलिक्यूल बन रहा है उसको जरूरत नहीं है अभी। तो फिर ये क्या करेगा, गोल्गी बॉडी इसको बनाता भी है, और दूसरा इसी चीज को स्टोर भी कर लेता है, तो स्टोर हाउस ऑफ सेल भी कहलाता है। ये हम लोग लिख सकते हैं, गोल्गी बॉडी को स्टोर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है, स्टोर हाउस बोला जाता है। और दूसरा नाम है पैकेजिंग। क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ सेल। कहने का मतलब कि ये
जो भी मॉलिक्यूल है उसको पैकेट में बना के वो स्टोर कर लेता है, इसलिए पैकेजिंग भी करता है, स्टोर भी करता है। ये गोल्गी बॉडी। एक और चीज ध्यान रखना कि एनिमल सेल का तुम जब स्टडी करोगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिख जाएगा तुम्हारा गोल्गी बॉडी का, लेकिन जब प्लांट सेल का स्टडी करोगे तो वहां पे इस तरह बंच में नहीं होगा, वो होगा कैसा, वो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, मतलब एक सिंगल होगा, और इसका नाम दिया गया है डिक्टियोसोम, और ये इन प्लांट में प्रेजेंट है, इन प्लांट मतलब प्लांट में प्रेजेंट है, डिक्टियोसोम बोलते हैं, और वो गोल्गी बॉडी की तरह काम करता है। मतलब एनिमल सेल में गोल्गी बॉडी को गोल्गी बॉडी, लेकिन प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम बोलते हैं। और डिक्टियोसोम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिंगल में है और ये ब्रांच में है। ठीक है, यही चीज होता है। समझ में आया? किसी कुछ पूछना है पूछ सकते हो अभी भी। ठीक है, हम लोग उसके बाद फिर लाइसोम एंड वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, तो ये आज खत्म हो जाएगा। बोलो, किसी कुछ पूछना है? सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और जो भी पूछना है पूछ सकते हो। स्पेलिंग वगैरह अगर प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हो। ठीक है, करो स्क्रीनशॉट लो फटाक से, लेट मत करो। हो गया? वो साइटोसोम लिखा है। कौन? ये यहाँ पे हाँ सर, ये लाइसोसोम है, ये सी एक्चुअली एल, इसको मिटा दो ना, जरूरत नहीं है। यहीं पे लाइसोसोम यहाँ दिख रहा है ना। एक्चुअली लाइसोसोम जो वेसिकल्स के फॉर्म में, मतलब सिंगल सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिल करता है, वो हम आगे अभी बता रहे हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? हो गया सर। हाँ, देखो एनसीईआरटी में इसका फंक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछता है, वहां पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो उसको तुम जरूर पढ़ लेना। और जो भी पॉइंट तुमको दिखेगा, क्योंकि जब ये नोट करोगे, ऐसे तो हम इसको लिखवाएंगे अभी, नेक्स्ट क्लास हम सोच रहे हैं लिखवा भी दे, क्योंकि 2 क्लास 3 क्लास हम लोग सिर्फ समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो नोट्स भी होना चाहिए, टू द पॉइंट नोट्स होना चाहिए, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। तो उसमें ऐड करते जाना कुछ कुछ एनसीईआरटी के वर्ड, हो सकता है एनसीईआरटी से कुछ हम बाहर लिखा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का वर्ड्स को ऐड करते जाना, ताकि तुम्हारा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा एक नोट्स बन जाए। ठीक है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि अगर एनसीईआरटी का ऐड नहीं करोगे ना, तो मेडिकल में क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी है। अभी से हम क्लियर कर देते हैं एक बात कि मेडिकल का तैयारी करने के लिए अभी से लग जाओ, बट लगना कुछ नहीं है, बस इतना करना है कि जो मेरा 11th में उसको कंप्लीट करके ही 12th में जाए। ऐसा नहीं कि 11th को वो कुछ छोड़ के फिर जाए, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, घर पे पूरा समय है। टाइम दो, ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, कुछ कुछ बुक्स वगैरह दुकान खुली गया तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह ले सकते हो, आराम से ले लो एनसीईआरटी बेसिस पे। ठीक है, और उसको आराम से उसको बनाओ और फिर डाउट लाओ। ठीक है, क्योंकि अभी साथ साथ में करोगे तो मजा आएगा करने में, लेकिन अगर तुम सोचोगे ना 12th में जाके हमको तैयारी करना है, उस टाइम पे 11th का पढ़ने का मन नहीं करेगा। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है ना, कि हम लोग जब पढ़ने बैठेंगे ना, जो चीज पढ़ा हुआ रहता है दिख गया कि नहीं पढ़े हैं, तो वहां पे क्या होता है, छोड़ो हम पढ़े ही हैं, तो आता ही इस तरह से होने लगता है, लेकिन वही लैग हो जाता है। तो 2 साल अच्छे से पढ़ोगे, आराम से मेडिकल निकलेगा, गारंटी है। ठीक है, बट प्रैक्टिस वगैरह क्वेश्चन का जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चन का उतना ज्यादा अच्छा है। चलो ठीक है, हम लोग आते हैं लाइसोसोम में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है लाइसोसोम। ध्यान देना यहाँ पे, इसमें छोटा सा चीज है, ज्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले लाइसोसोम जो होता है, एक सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल है, और ये कंटेन करता है क्या, ये कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि डाइजेस्टिव एंजाइम है तो उसका काम क्या होगा, सिंपल है, डाइजेस्ट करेगा फूड को। तो कुछ से यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में, इवन एनिमल का ही बात कर रहे हैं, तो क्योंकि लाइसोसोम एनिमल में प्रेजेंट होता है, इसमें प्लांट में नहीं होता है, तो इसमें अगर बात करें डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, आई मीन अमीबा में फिर या पैरामीशियम वगैरह में लाइसोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, वो करता क्या है कि जैसे फूड को इनटेक करेगा लाइसोसोम, जैसे मान लो ये फूड है और इसके साथ ये लाइसोसोम अटैक कर गया, अटैच्ड हो गया। ठीक है, जैसे ये लाइसोसोम
और ये फूड। जैसे ही जाएगा ये लाइसोम फूड पे अटैक करके इसको कन्वर्ट करेगा सिंपल फॉर्म में, और सिंपल फॉर्म यूज कर लेगा अपना जो भी उसका मैकेनिज्म है, जो भी प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर वगैरह वो बना लेगा एक यूनिसेलुलर सेल, बाकी जो वेस्ट है वो रिलीज कर देगा। तो उसमें डिफरेंट टाइप का है, देख लेना। एंजाइम है उसमें दिया हुआ है, लाइगेजेस एंजाइम वगैरह जो है, सॉरी लाइगेजेस नहीं, प्रोटीजेज है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम वगैरह है उसमें, एमाइलेज वगैरह है, ठीक है एंजाइम। इसके साथ साथ में ये ना हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी कंटेन करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब ये हाइड्रोलिटिक होता क्या है, तो ध्यान रखना, हम लोग बोल सकते हैं एसिड हाइड्रोलिटिक, ठीक है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोला गया है। क्या बोला गया? सुसाइडल बैग। क्यों सुसाइडल बैग? क्योंकि अगर उसको स्कार्सिटी होगा फूड का, फूड उसको नहीं मिलेगा, तो वो क्या करता है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम को रिलीज कर देता है, और ये लाइसोसोम है और इसी में हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, और ये रिलीज करके अपने ही सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जब ये डिस्ट्रॉय होगा तो ये सेल ऑर्गेन्स क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अब ये सेल ऑर्गेन्स बाहर जाए, आई मीन एंजाइम बाहर गया, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम हम बोल रहे हैं यहाँ पे बार बार, एसिड एसिड, ध्यान रखना एसिड, और एसिड खराब होता ही है, हमेशा हार्म करता है, तो सेल मेम्ब्रेन को वो मार मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा। सेल मेम्ब्रेन जैसे ही डिस्ट्रॉय हुआ तो खुद ब खुद सेल वो मर जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये इसका सेकेंडरी फंक्शन है, बट प्राइमरी फंक्शन इज इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, और इसका काम है डाइजेशन ऑफ फूड में, मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, इसलिए इसको डाइजेस्टिव बैग भी बोला जाता है। ठीक है, ये है तुम्हारा एनिमल सेल में होता है। मल्टीसेलर या कॉम्प्लेक्स एनिमल में बहुत ही कम रहता है, कम इन नंबर रहता है, या रहता भी नहीं है, लेकिन यूनिसेलर वगैरह में ये दिख जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, इसी का जो पार्ट है वो है वैक्यूल। क्या है? वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या है? ये भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। दूसरा, ये 50 to 90% वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है एक प्लांट सेल का, और ये कंटेन करता है सैप, और सैप में भी हम क्या बताया कि न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन डिसॉल्व स्टेट, प्रेजेंट इन डिसॉल्व स्टेट, मतलब न्यूट्रिएंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है इन डिसॉल्व स्टेट। ठीक है, अब जैसे मान लो ये प्लांट सेल है और इसका मान लो 90% ऑक्युपाई कर लिया, तो ये ऑलमोस्ट सारा ऑक्युपाई कर लिया। बाकी बात जो अदर सेल ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस पेरिफेरल में आ जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, राइबोसोम आ जाएगा। मतलब कभी कभी पूछता है कि प्लांट सेल का न्यूक्लियस पेरिफेरल रीजन में क्यों रहता है, मतलब किनारे में क्यों रहता है, तो उसका एक ही रीजन है कि वैक्यूल ऑक्युपाई करता है 50 to 90% ऑफ द प्लांट, सॉरी 50 to 90% वॉल्यूम ऑफ द प्लांट सेल। अब देखो, जब ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, आई मीन ये भी एक सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ही है, और ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। मतलब कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स है तो उसका आउटर मेम्ब्रेन होगा ही, ठीक है, बट इसका मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट है, और अंदर में जो लिक्विड है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसको हम लोग बोल रहे हैं सैप। क्या बोल रहे हैं? ये जो रिप्रेजेंट है सैप। तो सैप का काम बता दिए, लेकिन इसके अलावा वैक्यूल का काम होता है क्लीनिंग। सपोज मान लो कोई वेस्ट मटेरियल है उसको क्लीन करने का काम करेगा, कोई सेल डेब्रिस है, कोई अनवांटेड पार्ट है, तो कहीं ना कहीं वो इनगल्फ कर लेगा, या फिर बोल सकते हो उसको अपने अंदर रख लेगा और फिर हार्म से बचाएगा। मतलब ये वेस्ट को भी स्टोर कर लेता है और इसके पास सैप भी है जो न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है। अल्टीमेटली वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट सेल में, अगर ये नहीं रहा तो प्लांट सेल ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हम बोले ना कि जैसे मान लो कोई कंडीशन हार्श हो गया और उस कंडीशन में सपोज दैट ये वर्क नहीं करेगा, तो सोचो मान लो प्लांट को न्यूट्रिएंट बाहर से भी नहीं मिल रहा, कंडीशन हार्श है, अब बहुत ज्यादा धूप है, अब बहुत ज्यादा धूप में वाटर निकल जाता है तो कहीं ना कहीं वाटर भी प्रोवाइड कर देता है, तो हार्श कंडीशन पे ये काम करता है। अब वो रहा ही नहीं, अगर
वैक्यूअल ही नहीं रहेगा। तो हार्श कंडीशन में जब तक उसको रोक के रख सकता था ना, तब तक रोक के नहीं रखेगा, पहले ही वो डेड कर जाएगा या डैमेज कर जाएगा, मतलब जो इससे इफेक्ट है वो हो जाए। तो अल्टीमेटली वैक्यूअल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट सेल की। तो ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। यही है इसका, इसको पढ़ना, एनसीईआरटी में सारा कुछ मिलेगा तुमको, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से थोड़ा हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जो भी सेल मेम्ब्रेन से थोड़ा सा हम लोग नोट्स वगैरह लिखेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट ही लिखाएंगे, ज्यादा इधर नहीं लिखाएंगे, बट हाँ एक चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी पढ़ना, कुछ ऐड मिलेगा तो उसको ऐड करते जाना, ठीक है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए सब स्क्रीनशॉट। यस सर। हो गया सर। हाँ ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत, बोलो। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। यहीं तक क्लास रहेगा आज, नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग आगे जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। बोलो, कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना है? तो ठीक है, आज जो है हम लोग यहाँ तक कंप्लीट किए, ठीक है। तो तुम लोग रीडिंग वगैरह करना है, एनसीईआरटी से रीडिंग करोगे, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा या फिर समझने में कुछ दिक्कत होगा तो तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और कुछ दिक्कत? सर हाँ बोलो बोलो। सर साइटोक्रोम क्या होता है? साइटोक्रोम? यस सर। साइटोक्रोम का हम प्रोकैरियोटिक में देखे? नहीं सर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखे। साइटोक्रोम, अच्छा। वो एक्चुअली एक पार्ट है जो ना एक तरह का, मतलब स्टेनिंग के बाद वो कलर प्रोवाइड वगैरह कर देता है, ठीक है, साइटोक्रोम। और साइटोक्रोम एक मॉलिक्यूल भी है, जैसे प्लांट वगैरह में साइटोक्रोम का बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब एक तरह का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह मॉलिक्यूल काम करता है, ठीक है। साइटोक्रोम मॉलिक्यूल है, फिर ये साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम सी है। तो साइटोक्रोम एक तरह का मॉलिक्यूल हम लोग यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में ले सकते हैं, ठीक है, वो मॉलिक्यूल। तो ये प्लांट्स वगैरह में ज्यादा यूज होता है। क्या और हाँ बोलो। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है? अच्छा वैक्यूल, चलो हम इसके बारे में बता देते हैं। वैक्यूल एक्चुअली 4 टाइप का होता है, ठीक है। तो फूड वैक्यूल, सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और गैस वैक्यूल। तो हम लोग अभी जो पढ़े थे वैक्यूल, वो प्लांट सेल के केस में पढ़े थे, तो वो सैप वैक्यूल था और सबसे ज्यादा यूज वही होता है। दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक ऐसा वैक्यूल है, एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसका काम है वेस्ट को रिलीज आउट करना, बॉडी से रिमूव आउट करना, जो कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। किसमें होता है? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। तो ये चीज है। उसके बाद गैस वैक्यूल है। तो गैस वैक्यूल एक ऐसा वैक्यूल है जो प्लांट में होगा, और प्लांट का काम होता है उसको बियोन्सी प्रोवाइड करना, मतलब जितना भी एक्वाटिक प्लांट है जो तैरता है उसमें गैस वैक्यूल होता है, क्योंकि उस गैस वैक्यूल कंटेन करता है एयर। और एक है तुम्हारा फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल एक ऐसा वैक्यूल है जो कि एनिमल में प्रेजेंट है, और फूड वैक्यूल जो है वो लाइसोजाइम से कनेक्ट होता है ताकि वो फूड को डाइजेस्ट कर पाए, ठीक है। बस यही है 4 है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास बता देंगे। अभी समझ में आया तुम लोग को? बताओ, अब यही बताना था, समझाना क्या, यही बताना था, यस सर। ठीक है। समझ में आ गया? यही 4 है। अगर इसका जब नोट्स आएगा तो उस टाइम पे 2-3 लाइन में इसको लिखवा देंगे, ठीक है। चलो ठीक। और कुछ? नहीं? नहीं सर। ठीक है, हाँ ठीक है। फिर फ्राइडे को हम लोग मिलते हैं। तुम लोग वैक्यूल तक थोड़ा रीड करके आना अच्छे से, ठीक है ना। और एनसीईआरटी में जो पूछे कॉन्ट्रैक्टाइल को, अमीबा वगैरह, पैरामीसियम वगैरह के केस में एग्जांपल है, तो अच्छा हुआ, ठीक है, पूछिए, ठीक है।
थोड़ा ध्यान से उतर गया था इसलिए नहीं बता पाए थे। चलो अब तो क्लियर है सबको, ठीक है। यस तो सर। नेक्स्ट क्लास, हाँ, सो मंडे को मिलते हैं।